This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaura Dhawanlal and with me my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की प्रमुख कारोबारी शेयर बाजार से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर स्टूडियो में चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के जाने माने विश्लेषक कुमार विजय। विजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवनलाल। Thank you Manoj ji and Mr. Kumar Vijay, welcome to the program. A quick look at the headlines. Benchmark domestic indices plunge nearly 2%. Sensex drops 1,414 points. Nifty tumbles to 22,124. Indian economy grows by 6.2% in quarter 3. Real GDP estimated to grow by 6.5% in financial year 2024-25. And global crude oil prices fall. Brent crude trades at $72.98 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में जोरदार हुई आज बिकवाली। प्रमुख सूचकांक लगभग 2% घाटे के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 1,414 अंक लुढ़का, निफ्टी 22,124 पर फिसला। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास तीसरी तिमाही में 6.2% हुआ। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5% रहने की है संभावना। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम घटे। ब्रेंट क्रूड का मूल्य $72.98 प्रति बैरल पर आया। घरेलू शेयर बाजार में फरवरी माह के आखिरी दिन, कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन जबरदस्त बिकवाली की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी कमजोरी का संकेत मिला और सभी प्रमुख सूचकांक भारी घाटे के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,414 अंक से अधिक घटकर यानी 1.9% की गिरावट हुई सेंसेक्स में और ये 73,198 दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 420 अंक से अधिक नुकसान के साथ यानी 1.86% घाटे के साथ 22,124.7 पर फिसल गया। घरेलू शेयर बाजार में आज चौतरफा बिकवाली थी। लगभग सभी सेक्टर को नुकसान उठाना पड़ा और पिछले वर्ष सितंबर से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट अब तक हो चुकी है। सेंसेक्स 16% घट चुका है जबकि निफ्टी 18% नीचे आ गया है। The benchmark domestic equity indices witnessed a significant downturn today, with both the Sensex and Nifty ending in negative territory. The Sensex plunged by 1,414.33 points, or 1.9%, to settle at 73,198.1. The Nifty tumbled for 20.35 points, or 1.86%, to 22,124.7. The domestic stock market has experienced a significant correction, with the Sensex losing 16% and the Nifty declining 18% since their peak levels in September last year. आइए साथ साथ नजर डाल दें रुपए की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले अहम खबर है कह लें कि शेयर बाजार में जबरदस्त बिकवाली की। तो सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे कि भारतीय बाजार में साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हम नरमी देख रहे हैं। एशिया बाजार पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले घरेलू शेयर बाजार बड़ी गिरावट आज हुई है। क्या प्रमुख कारण देख रहे हैं आप? ये मार्केट लगातार आप अगर देखें पूरा फरवरी में मार्केट लगातार गिरता रहा है और इसको हम टेक्निकल करेक्शन मानते हैं। जी देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड था
ये कई एक्सपर्ट का मानना था जी। और ये अंदेशा था कि मार्केट इस तरह से करेक्शन करेगा। हाँ, आज का मार्केट थोड़ा शार्प करेक्शन हुआ है और ओवरऑल पूरे फरवरी का मार्केट अगर देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा है। करीब करीब मान के चलिए कि 40 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन लूज हुआ है और ये अपने आप में एक बड़ा फिगर है। लेकिन फिर भी कहीं भी कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो मूलभूत जो भारत का जो कह सकते हैं आर्थिक स्थिति है, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, उसमें कहीं कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही है। इसलिए इसको टेक्निकल करेक्शन ही माना जाएगा और उम्मीद है कि अब धीरे धीरे मार्केट बॉटम आउट होके वापस अपने फिर से एक यात्रा शुरू करेगा। So two things here. So one is, of course, a lot of people are also saying year end is coming. People are booking losses to kind of, save on capital gains tax, and that is one. But I think somewhere, we had this whole belief that India is really not very dependent on FIIs, and we have our own domestic. This thing is very strong. Our SIP collection is very high. Mutual funds. So somewhere, are we still in that scenario, or do we feel that yes, we are greatly influenced by what's happening across and foreign domestic investments, FDI or FIIs investing? Yeah, you're very right in this, that domestic buyers, especially the institutional buyers, they have always supported the market. And if you look into the market behavior in last approximately 4-5 months, you'll find out that FIIs are pulling money and they are taking money out, and it is to some extent compensated or saved by the domestic market. Otherwise, it should have been a different scenario altogether in the Indian market. So much worse than what it is Much today? worse than what we are witnessing, and that is what the strength of Indian market we are trying to portray, that yes, India has got a strength. Of course, if you look into the today's market or last in February market itself, it is maximum the kind of tariff war which has been declared because of one or other reason, the reciprocal tariff, and again violating to some extent whatever the WTO norms are there. All these things, one-sided decision, these all are actually trying to disrupt the world trade order. And if it is going to be disruptive, who is right, who is wrong is not an issue. What is the most important part is that it is disturbing the equilibrium. And when some equilibrium is going to get disturbed, certainly equilibrium will try to search out and it will try to again resettle that. And in those resettlement, it is always there, even technical correction takes place. And depending upon what kind of overconfidence or overpricing is there in the market, that will get corrected back. Right. यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे विजय, आपने कहा कि ये टेक्निकल करेक्शन है और भारत का जो आधारभूत ढांचा है उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा। जो हमारे आज जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो भी संतोषजनक हैं, यानी हम मान सकते हैं उसको, और कुल मिला के दुनिया में सबसे तेज गति से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती रहेगी, ये आंकड़े बता रहे हैं। यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि अभी जो बाजार में घबराहट है, वो घबराहट क्या वैश्विक कह लें कि जो एक कह लें बड़ा ही फ्लूइड सा माहौल है शुल्क को लेकर, उसे लेकर है, यानी तात्कालिक कुछ समय के लिए है, या दीर्घकालीन आपको असर लग रहा है जहां सप्लाई चेन डिसरप्ट होंगे, व्यापार युद्ध शुरू होगा, उसकी आशंकाएं हैं? देखिए, थोड़ा तो व्यापार युद्ध तो होगा, इसलिए होगा क्योंकि अगर मैं कुछ बताऊं आपको, जी। जब शुरुआत में देखिए ध्यान से कि हम लोग नवंबर दिसंबर बेसिकली जनवरी 20 का इंतजार करते रहे, और जब 20 जनवरी आया तो उसके बाद एक से एक अनाउंसमेंट होने शुरू हो गए। अगर आप यूएस का कंडीशन देखेंगे तो यूएस का कंडीशन अगर एक्सटर्नल फ्रंट पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो करीब करीब 1 ट्रिलियन से ज्यादा का उनका ओवरऑल डेफिसिट है। ऐसे इफेक्टिव डेफिसिट की बात करें 2024 का तो 918 ट्रिलियन का डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट। लेकिन अगर गुड डेफिसिट की बात करेंगे तो गुड्स डेफिसिट उनका 1211 ट्रिलियन का डेफिसिट है, सॉरी बिलियन का, 918 बिलियन और 1211 बिलियन। ये थोड़ा सा उनका जो सर्विस सरप्लस है वो सर्विस सरप्लस 293 बिलियन का है। तो ये जो देख रहा है ये
पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इम्बैलेंस है, इस इम्बैलेंस पे यूएस जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि में यह तैयार किया जा रहा है। ऐसे कहा यह जा रहा है कि इस ट्रेड के तरीके से कई ऐसे जो मादक पदार्थ हैं वो यूएस में प्रवेश करता है, और ये वास्तव में यूएसए मादक पदार्थ को रोकने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह फेंटाइल हो या जो और ऑपियोइड वगैरह है, ये सब रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि ये जो करंट अकाउंट की स्थिति है, जो करीब करीब क्लोजर टू $1 ट्रिलियन का जो उनका डेफिसिट है, उसको वो बैलेंस करना चाह रहे हैं, और ये टैरिफ उसी का नमूना है, चाहे वह मेक्सिको के लिए हो, कनाडा के लिए हो, चाइना के लिए हो, या किसी भी यूरोपियन अन्य कंट्री के लिए हो। यहाँ पर एक बार फिर से यानी हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, जो ताज़ा खबर आज की है, बड़ी खबर आज की है कि यूरोप से यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल 27 में से 22 आयुक्त पहुंचे हैं भारत की यात्रा पर उर्सुला वॉन डेर के साथ। क्या दर्शा रहा ये? अमेरिका एक और मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का दौर चल रहा है, तो क्या उसी के समानांतर दुनिया के अन्य देश अपना गठबंधन बड़े बाजारों के साथ करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। इसमें ये सारा जो आप देखिएगा, जैसे अगर मागा की बात कर रहे हैं तो मीगा भी है जी, मेक इंडिया ग्रेट अगेन जी, जी, और जी। ये जो मेक इंडिया ग्रेट अगेन है, अभी तक इंडिया को सिर्फ एक मार्केट की तरह से देखा जा रहा था, कि उपभोक्ता की तरह से देखा जा रहा था, लेकिन इंडिया एक उत्पादक भी देश भी है। इसकी स्थिति अब धीरे धीरे तैयार हो रही है, और उसमें एक उत्पादक भी हो और उपभोक्ता भी हो, ये संयोग जहां जो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, और जहां सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पॉलिटिकल विलिंगनेस है, गवर्नेंस इंप्रूवमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेवरेबल होता जा रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हर बार हम इंप्रूव करते जा रहे हैं। इससे सुनहरा मौका किसी भी विदेश के लिए, किसी भी दूसरे देशों के लिए नहीं हो सकता, और यूरोपीय संघ इसका भरपूर फायदा उठाना चाहता है। And keeping in tune with this, yes, Manoj. हाँ, बस यानी गौरा जी की बात को बीच में ही रोकते हुए श्रोताओं, आपके लिए संदेश देना चाहूंगा कि भले ही शेयर बाजार आपको अभी लहरों की सवारी में डूबता नजर आ रहा हो, लेकिन ये फिर उठेगा, ये भरोसा रखिए, और जो नई परिस्थितियां बन रही हैं उसमें हमारे लिए अच्छे अवसर बनेंगे, कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। और आज की अहम खबर। Right, and talking of trust and faith, you know, whether it is in our stock market, in our Indian economy, but also internationally, an expression of trust and faith is our next story. Prime Minister Narendra Modi today held delegation-level talks with the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, in New Delhi. During the talks, both sides committed to deepening engagement in trade, investment, technology and innovation, clean and green energy, connectivity and people-to-people ties. India and the EU set an ambitious agenda for 2025 and beyond. After the talks, in a joint statement, Prime Minister Narendra Modi said that the 2-decade-old strategic partnership between India and the EU is natural and organic. He said that at its core there is trust, a shared belief in democratic values, and a shared commitment to progress and prosperity. The Prime Minister mentioned that several decisions have been made to elevate and accelerate the partnership between India and the EU. Mr. Modi informed that a blueprint for cooperation on trade, technology, investment, innovation, green growth, security, skilling, and mobility has been prepared. In his remarks, the Prime Minister added that to enhance connectivity, concrete steps will be taken to move forward with the India, Middle East, Europe Economic Corridor, the IMEC. In fact, Mr. Modi expressed confidence that this will prove to be an engine to drive global commerce, sustainable growth, and prosperity. In her remarks, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, said that India is a like-minded friend of Europe, and both are the two largest democracies in the world. And she said that under the leadership of Prime Minister Modi, the relationship has been thriving. India and Europe are bound by shared convictions and values, and she added that both sides have agreed to work on a new strategic agenda, which includes a working together on economic growth. And she also mentioned that Europe is already India's biggest trading partner. So we'd like to understand from you, Mr. Bijoy, that, you know, and I think this expression
question of faith, trust and confidence in India, and the new scenario where we're realizing, whether it's stock markets or otherwise, that globally we are very, very closely interlinked. This vision of India as a trusted partner, as a stable country, I think the last few years, the effort to foreground, to actually visibilize India globally is paying off now. Yes, that's a very big point. See, two things. I'll like to little bit add on what we were talking in the previous issues. Whenever there is a shift in the power, there has to be little dismantling. And then a new creation is there. And economy is actually moving into that way. And it is witnessed in this, the meet which is there right now. That meet is this another witness. Now, I'll come to this point which you raised here. Two terms are there. One is leadership, another is a friend. And undoubtedly, our leader is the global leader, and he is portraying himself as a greatest friend. He always portrays in our country, he is a sevak, it's a service provider, but he is a friend to a small country or big country, negligible country or significant country. He is showing us that. And that is the true identity, true reflection of a great leader. And that's why you'll find out whether it is a global south or whether it is a most advanced European economies, another, and even including USA, you'll find out they always look that, yes, India is a friend. And when Modi is a friend, means India is a friend. And certainly that is now giving a very good dividend, and it is going to give you more premium on that front. Right. यहाँ पर हम यानी समझना चाहेंगे विजय कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच क्या क्या उम्मीदें रखेगी एक विशेषज्ञ के रूप में कि हम एक दूसरे को कहाँ कहाँ सहयोग दे सकते हैं जो समझौते हुए उनके आलोक में, और आने वाले दिनों में हमारे लिए क्या क्या निकल के आ सकता है दोनों पक्षों के लिए। इंडिया में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बहुत से ऐसे रिसोर्सेस हैं, और इंडिया जो चाह रहा है कि ये अपने रिसोर्स को, स्पेशली जो ह्यूमन रिसोर्स जो इंडिया के पास है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। और यूरोपियन मार्केट जो है, दे आर द ग्रेट मैन्युफैक्चरर, दे आर द गुड प्रोड्यूसर्स, देयर टेक्नोलॉजी, देयर इक्विपमेंट, देयर नो हाउ इज एडवांस्ड। तो ये दोनों का अगर संगम हो, और अगर भारत उनको एक अवसर प्रदान करने जा रहा है कि आप यहाँ मैन्युफैक्चर करें, आप यहाँ अपने उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा के लिए, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि अन्य देशों के लिए भी यहाँ बनाए और जी निर्यात करें। Absolutely. So, reassuring news, our second headline today, India retains the fastest growing major economy tag as the country's GDP grew by 6.2% in the third quarter of financial year 2025, up from the revised rate of 5.6% in the previous quarter. India recorded a GDP growth of 8.6% in the third quarter of the last fiscal. The increase in the third quarter GDP number was supported by higher rural consumption following a good monsoon and increased government spending. As per the first revised estimates released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, real GDP is estimated to grow by 6.5% in fiscal year 24-25, and the nominal GDP is expected to witness a growth rate of 9.9% in the fiscal. The MOSPI data also highlighted that India's real GDP grew by 9.2% in the year 23-24, the highest annual growth in 12 years, excluding the post-pandemic rebound in 2022. This growth was attributed to double-digit growth in manufacturing sector, 12.3%, construction sector, 10.4%, and financial, real estate, and professional services sector, 10.3%. A quick remark from you on we are in track in terms of our GDP numbers? Undoubtedly. But I even as like earlier also, I want to have that this will be further accelerated to achieve our targeted growth. God willing. आइए आगे बढ़ें। एक और अच्छी खबर है, देश के 8 प्रमुख उद्योग यानी कोर सेक्टर की संयुक्त सूचकांक में इस वर्ष जनवरी में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.6% की वृद्धि हुई है। सीमेंट, रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, इस्पात, उर्वरक और बिजली के उत्पादन में जनवरी 2025 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के 8 कोर उद्योग कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापा जाता है। इसमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सम्मिलित वस्तुओं के कुल योगदान का 40.27 हिस्सा इन 8 उद्योगों का रहता है।
इस वर्ष कोयला उत्पादन में इस दौरान 4.6% की वृद्धि हुई है, जबकि कच्चे तेल के उत्पादन में 1.1% की कमी आई। प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी 1.5% घट गया। उधर पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन में 8.3% की अच्छी वृद्धि हुई है। उर्वरक उत्पादन 3% बढ़ा। इस्पात उत्पादन में 3.7% की वृद्धि हुई। सीमेंट उत्पादन 14.5% बढ़ा। बिजली उत्पादन में 1.3% की वृद्धि हुई। इन दोनों आंकड़ों पर सम्मिलित हम क्या टिप्पणी करना चाहेंगे विजय? संतोषजनक या अच्छा? क्या अच्छा, बिल्कुल अच्छा, इसलिए क्योंकि दो चीजें हैं। आप देखिएगा कि जो ऊर्जा उत्पादन में है, कुछ जो रॉ है उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ हुआ है। और जब कभी एनर्जी के डिमांड का ग्रोथ होता है, वो इंडिकेट करता है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। यू नीड दिस। तो जब उसकी जरूरत होती है तो स्वाभाविक है कि इसमें ग्रोथ आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये एक कह सकते हैं कि लीड इंडिकेटर की तरह काम करता है और आने वाले समय में एक अच्छी इकोनॉमी को इंडिकेट कर रहा है। Right. So before we move on to the international stock markets and the global markets, a quick look at our forex reserve. India's foreign exchange reserves grew $4.7 billion to a two-month high of $640.48 billion as of February 21st. As per the data released by the RBI, this growth was mainly driven by foreign currency assets that increased by $4.2 billion to $543.84 billion. The central bank releases India's forex reserves data every Friday, closely monitoring the economic indicator of foreign trade. हाँ, ये अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। आज एशिया के सभी प्रमुख बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। जापान, हांगकांग और दक्षिण कोरिया के सूचकांक 2% से अधिक घाटे में रहे। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% शुल्क लगाने तथा चीन के उत्पादों पर टैरिफ को दोगुना करके 20% करने का निर्णय लिया, जिससे निवेशकों में चौतरफा बिकवाली का रुझान लगभग प्रत्येक स्थान पर देखा है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक कारोबार के अंत में 3% घाटे के साथ बंद हुआ। हांगकांग के हेंगसेंग में 3.3% की गिरावट हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2% लुढ़क गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 3.4% की गिरावट हुई। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.7% नुकसान के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक गिरावट का दबाव देखने को मिल रहा था। जर्मनी का डेक्स 0.3% नीचे चल रहा था। फ्रांस की कैक 40 में 0.4% की गिरावट थी, जबकि ब्रिटेन का FTSE 100 भी 0.3% नीचे आकर कारोबार कर रहा था। Taking a look at the U.S. markets fell yesterday, weighed down by a slump in chip maker Nvidia as investors focused on data pointing to a cooling U.S. economy. The Nasdaq tumbled 2.8% to 18,544 points. It was the Nasdaq's deepest one-day percentage drop in a month. The S&P 500 dropped 1.6% to end at 5,861 points. The Dow Jones Industrial Average declined 0.5% to 43,240. Also weighing on investor sentiment, data showed jobless claims jumped more than expected in the previous week, while another report reiterated that economic growth slowed in the fourth quarter. Yesterday's data follows reports over the past week that suggested the economy was stalling, fears of which have also put all three major U.S. indices on track for monthly declines. So coming back to what you were earlier saying, the economy in the US, we were talking about the US market and of course earlier the Asian markets also. It's worldwide, but the US economy is actually struggling to stabilize. Yes, that is what the US is struggling. And even if you compare that, we connect it, there is another evidence related to our domestic market that are the kind of fall which is there in our market vis-a-vis some of the other Asian market, you'll find out we are comparatively better off. Right. Rather than having that 3%, 4% fall, and we have got closer to 2% of the fall. That is there. So it is something like, the US has to look into the integration of the market, and one-sided decision will actually disturb not only to others, even to US market. यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि शुल्क बढ़ाना, अमेरिका ने ऐलान किया कि हम इतना शुल्क बढ़ा देंगे, कनाडा ने कहा हम इसका जवाब देंगे, मैक्सिको उधर अलग तैयार बैठा है। ऐसे में जो सप्लाई चेन
आपूर्ति श्रृंखला किस तरह बाधित होती है आपको दिख रही वैश्विक स्तर पर? देखिए, इसमें जब अनिश्चितता आ जाती है और अगले जो भी व्यापारी हैं, जो भी उद्यमी हैं, उनको पता नहीं होता है कि अब किस तरह का शुल्क लगने जा रहा है। उनके जो कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जो उत्पाद पर जो वो मूल्य निर्धारण करते हैं उसमें काफ़ी संशय रहता है कि किस तरह से वो मूल्य को निर्धारित करें, कहाँ कैसे बेचें और बेचने दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा। जैसे अभी चाइना की बात कर रहे थे, 10% ऑलरेडी लग चुका है और मार्च 4 का टारगेट रखा गया है 10% और इम्पोज करने का, डबल करने का है। स्वाभाविक है, चाइना बहुत बड़ा निर्यातक है यूएस को, और चाइना अगर निर्यात कर रहा है, यूएस उसमें आयात कर रहा है, और अगर चाइना भी रेसिप्रोकेट करेगा, जो कि चाइना ने कह दिया है कि जब कहा गया कि आप फेंटाइल की बात कर रहे हैं, आप किसी ड्रग्स की बात कर रहे हैं, उसको आप रोकना चाहते हैं, इसलिए आप उस पर शुल्क लगा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि आपको उसको रोकने का तरीका अलग है। वो जो ड्रग और किसी भी तरह का मादक पदार्थ का जो अगर तस्करी हो रहा है, उसको रोकने का तरीका अलग है, वो किसी सामान्य उत्पाद पे लगाने का नहीं है। और चाइना का कहना है कि हम मिल बैठ के बात कर सकते हैं, ऐसे कोई उत्पाद अगर जा रहे हैं तो उस पर हमें रोक लगाना होगा। हम उत्पाद जहां स्रोत है वहां भी रोक लगाएंगे, अगर जिससे, जैसे फेंटाइल एक वर्ड में है, फेंटाइल पे अगर रोक लगाना है, या वो जिससे तैयार होता है उस रॉ मटेरियल, रॉ केमिकल पे अगर रोक लगाना है, तो वो कहते हैं कि हम रोक पे उसको अलग श्रेणी में डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर क्रॉस टेबल अगर आप टैरिफ लगाते चलेंगे तो वो डिस्टर्ब करेगा, और जब वो डिस्टर्ब करेगा तो दोनों इकोनॉमी को डिस्टर्ब करेगा। दूसरी बात होती है कि अगर यूएस में कोई वैसा उत्पाद हो रहा है, मुख्य उत्पाद है, जिसके की कंपोनेंट अगर वो चाइना से या किसी और दूसरे देशों से आयात करता है, और उस आयात पे अगर आप अतिरिक्त शुल्क लगाते हैं या उस पर रुकावट डालते हैं, तो आपके यहाँ का उत्पाद भी डिस्टर्ब होगा, और वही यूएस मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। Right. We take a look at the oil prices. Global crude oil prices fell today over global economic growth, fuel demand, and signs of a U.S. economic slowdown. The Brent crude oil prices slipped 59 cents or 0.8% to $72.98 a barrel. U.S. crude fell 65 cents or 0.9% to $69.7 a barrel. Factors including expectations of economic slowdown in the U.S., tariffs, OPEC Plus plans to increase supply in April, and the possibility of peace in Ukraine, which could make more Russian oil available, have curbed investors' risk appetite. U.S. President Donald Trump yesterday said his proposed 25% tariffs on Mexican and Canadian goods will take effect on March 4th, along with an extra 10% duty on Chinese imports. Also weighing on investor sentiment, data showed U.S. jobless claims jumped more than expected in the previous week. यहाँ पर समझना चाहेंगे तेल के भाव को लेकर, जो कह लें कि बड़े तेल के खरीदार हैं और जो बाजार में तेल की आपूर्ति हो, उसे देखते हुए तेल के दाम किस दिशा में जाते दिख रहे हैं आपको? और तेल के दाम में मैं एक ही चीज कहूंगा कि 72 से अगर 75 के बीच में है तो ये मैं एक नॉर्मल रेंज मान के चलता हूं। अगर अभी जैसे ठीक है, थोड़ा तो मूवमेंट रहेगा ही, बिल्कुल लाइन तो नहीं रहेगा कि एक इतने डॉलर इतने सेंट पे सेट कर गया तो फिर वो चेंज नहीं करेगा। तो जब तक 72 से ऊपर है और 75 से नीचे है, तब तक इस पर कहीं ऐसा कोई बहुत बताने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल रेंज मान के चले। हाँ, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक स्लोडाउन दिख रहा है, अदरवाइज इसके प्राइस थोड़ी 74 के आसपास होनी चाहिए थी। जी, आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। सर्राफा बाजार हम चलते हैं, लेकिन सर्राफा बाजार चलने से पहले आइए हम देते हैं आपको जानकारी रुपए की। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 87 रुपए 51 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक 107.29 पर चल रहा था। और अब सर्राफा बाजार में आज सोने की चमक नरम थी। अंतिम समाचार मिलने तक 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.8% घटकर 84,770 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चांदी भी 1.17% घटकर 95,520 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और यहीं पर श्रोताओं की ओर से विजय, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Absolutely. Mr. Vijay Kumar, thank you. And now before we close, a look at the headlines. Benchmark domestic indices plunged nearly 2%. Sensex drops 1,414 points. Nifty tumbles to 22,124. Indian economy grows by 6.2% in Q3. Real GDP estimated to grow by 6.5% in 2024-25. And global crude oil prices fall. Brent crude trades at $72.98 per barrel. And that's it in today's program. Namaskar.
Market Mantra.